हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिन गोयल क्लासेस। आज जो है, जो कल हमने किया था आ, वो था डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उसकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन करेंगे। वो क्या है, जैसे आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली जो है मतलब बोहर का एक पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। उसके बारे में जो है बोहर खुद कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दे पाया था, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन नहीं दे पाया था, लेकिन जो है ये डी ब्रॉगली ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया। तो देखिए कैसे किया। तो आप हेडिंग डालिएगा अपने पास, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट of angular momentum from de Broglie equation। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसने क्या बताया हमें कि जैसे आपको ये तो अब समझ आ गई बात कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक जो है, जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं चलता कि वो जो है जैसा सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ में, बल्कि वो एक वेव लाइक मोशन में चलता है। तो जो है उस चीज को हम थोड़ा समझें। थोड़ा सा मैं आपको लिखवा दूं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, according to Bohr's model, the electron revolves around the nucleus in circular orbits. Okay, according to de Broglie concept, the electron is not only a particle but has a wave character also। ठीक है, thus in order that the wave may be completely in phase, ठीक है। यानी देखिए फेज का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये बात को समझो, जैसे आपको पता ही है कि सेंटर में क्या होता है। सेंटर में जो है क्या होता है, एक जैसे अगर अपन बात करें, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है चारों तरफ। जैसे अगर अपन बात करें इस तरीके से ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में से चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब देखो बात क्या है कि जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, बोहर के हिसाब से तो ये ऑर्बिट्स होते थे, ठीक है, गोल गोल चक्कर लगाते थे। लेकिन हमें जो है ये बात हमें जो है डी ब्रॉगली ने बताई कि एक्चुअली तो क्या होता है कि भाई वो गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा नहीं चल रहा होता, इलेक्ट्रॉन ऐसे झूम झूम के चल रहा होता है। तो क्या होता है कि जो है जैसे एक वेव बननी शुरू है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन 1
ये इलेक्ट्रॉन जूम जूम के जा रहा है, वेव मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ कुछ ऐसी हो कि जब ये पूरा पूरा एक पूरी वेव बन जाए तो इसको वेव को बोलते हैं वेव इन फेज। ये वेव इन फेज कहलाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन से होते हुए ऐसा हो जाता है कि जब वेव ऐसे घूमते हुए आ रहे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसकी वेव जो है इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, यानी ये क्या होती है, वेव आउट ऑफ फेज। तो जब वेव आउट ऑफ फेज होती है तो वो परमिटेड ऑर्बिट नहीं होता। जब वेव आउट ऑफ फेज होती है तो वो एक परमिटेड ऑर्बिट नहीं होता। ये बात हमें जो है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से पता लगती है। दस इन ऑर्डर दैट अ वेव मे बी कंप्लीटली इन फेज, कंप्लीटली इन फेज, तो आगे क्या कहता है, दी सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, जो हमारा ऑर्बिट बना है, सर्कुलर पाथ जो बना है, जो मैंने व्हाइट से यहाँ पर ड्रॉ किया है इस डायग्राम में, उसका यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट बना है, इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, इज इक्वल टू, या ये कहें इज इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लेमडा। जो मैटर की वेव बनी, इस वेवलेंथ लेमडा के मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। जैसे आप ये समझो, मान लो जैसे ये एक वेवलेंथ होगी पूरी, यहाँ से अगर यहाँ तक चले, ये एक वेवलेंथ होगी, फिर ये दूसरी वेवलेंथ होगी, फिर ये तीसरी वेवलेंथ होगी, फिर ये चौथी वेवलेंथ होगी। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, इसमें 4 वेवलेंथ्स मिलकर एक सर्कमफेरेंस बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इज जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल का आपको पता है सर्कमफेरेंस 2πr होता है, वो n टाइम्स ऑफ लेमडा होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेव्स कितनी बनती है, वही एक परमिटेड ऑर्बिट होगा, ठीक है ना। तो जहां पर जो क्या चीज क्या है, हेयर या वेयर r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड n इज एन इंटीजर, कोई भी हो सकता है 1 2 3 4, ये जो इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसमें आगे आप क्या चीज डाल सकते हैं, फ्रॉम डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये इसको इक्वेशन 1 बोल दें अगर अपन, एम वी पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, वी गेट, आपको क्या मिलेगा इसके अंदर। तो क्या होगा यहाँ पर आप देखो, 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लेमडा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, h अपॉन एम वी। तो इसको मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके शफल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। तो एक परमिटेड ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ये बात जो है, दिस इज द बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा पूरा होता है, जो कि क्या आ गया आपके पास, जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाला आ गया, जिसने कि एक झकझोर के रख दिया हर चीज़ को। जो हम हेवनली बॉडीज़ के बारे में सोचते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो है अब हमारी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में सोच थी वो काफ़ी चेंज हो रही थी। और जो है, जो हम बोहर की बात करते थे, तो बोहर जो कहता था भी इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ऐसे गोल गोल पाथ में एक सिंगल में लीनियर में चलता है इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो झूम झूम के चलता है, वेव की तरह चलता है।
तो दूसरा इसको और जो अगला जोड़ दिया बोहर के मॉडल को वो था एक हाइजेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी रिसर्च करी, उससे जो उसकी जो बातें सामने आई उससे भी बोहर के कॉन्सेप्ट को धक्का लगा। मैं एक मिनट वेट करता हूं, आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जो अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया वेव मैकेनिकल मॉडल जो ऑफ एटम है, उसमें जो अगला मॉडल हमारे पास आता है, या अगला मॉडल नहीं, अगला कॉन्सेप्ट जो उसको इस चीज़ को और ज़्यादा जो है इस मॉडल को सपोर्ट करता है, वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहला हम कर चुके, जो क्या था, जो कि क्या था, वो था जो डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसी में, वेव मैकेनिकल में, और इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जाने, जो पक्का पक्का ना कहा जा सकता है ना, अनिश्चित जो होता है, अनिश्चित जो है वो अनसर्टेन होता है। तो हाइजेनबर्ग ने कोई ऐसा नियम दिया, ऐसा रूल दिया, जिससे हमें पता लगता है कोई चीज़ की अनसर्टेनिटी की, जो कंफर्म ना कह सके, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इसकी ना, इसकी स्टेटमेंट में लिखता हूं आपके लिए, और फिर हम आगे इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा इसकी स्टेटमेंट क्या है। इट इज impossible to measure simultaneously the position and momentum of ए स्मॉल पार्टिकल, जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। और certainty। If an attempt is made to measure any one of these two quantities, with higher accuracy, the other becomes less accurate। The product of the uncertainty
in the position जिसको कि डेल्टा एक्स लिखते हैं, and the uncertainty in the momentum जिसको कि हम डेल्टा पी लिखते हैं, जिसको आप एम डेल्टा वी लिख सकते हो। यहां पर क्या चीज क्या है, वेयर m is the mass of the particle and delta v is the uncertainty in velocity. Is always constant and is equal to or greater than h upon 4 pi, where h is Planck's constant यानी इसका मतलब क्या हुआ, that is delta x dot delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. चलिए, तो ये एक बार इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या कहता है ये। देखिए यहां से शुरू करते हैं। कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, द पोजिशन एंड मोमेंटम of a small particle with absolute accuracy or certainty। पहले तो हम इस चीज को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक सिंपल सी अगर बात करें, एक चूहा है, ठीक है, एक चूहा है, ठीक है, इसको आपने देखा, इस चूहे को आपने कैसे देखा, इस चूहे को आपने ऐसे देखा। दिखने की प्रक्रिया क्या है कि इस पर बल्ब की रोशनी पड़ी, है ना, और वो आप पे रिफ्लेक्ट होकर गई, तो आपने उसको क्या है देख लिया, आपको उसकी पोजीशन पता लग गई, आपको उसकी मोमेंटम, आपको उसकी स्पीड भी पता लग गई, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, जो कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल, जब हम माइन्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक, वही 10⁻⁻6 ग्राम से भी हल्के, और ये तो बहुत ही हल्का होता है। तो अगर हम 10⁻⁻6 ग्राम से भी हल्के पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपने देखना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है अपना चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है, इसको आपने देखने के लिए कोई डिवाइस लगा रखा है, मान लो माइक्रोस्कोप लगा रखा है, जिसके थ्रू आपने इसको देखना है, ठीक है, आपने इसको देखना है। तो क्या है कि जब आपने इसको देखना है तो होगा क्या कि आप इस पर पहले लाइट गिरोगे, है ना, पहले इस पर लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इंसिडेंट होने के बाद और फिर जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपके माइक्रोस्कोप में जाएगी, तो आपको नजर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये जो है, जब ऐसा होता है
ये इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि जब इस पर लाइट आके गिरती है तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि ये जो है इसकी पोजीशन बदल जाती है। लाइट की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट है इसको अपनी जगह से हिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत हल्का है। जब ये चूहे की बात करते हैं तो चूहा जो है बहुत भारी है, बहुत भारी है, ठीक है ना। तो चाहे आपकी छोटा सा कंचा ही क्यों ना हो, वो एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कई गुना भारी है। वो इतना भारी है कि लाइट उसको अपनी जगह से नहीं हिला सकती। लेकिन जब आपको एक इलेक्ट्रॉन जैसा कोई माइन्यूट पार्टिकल देखना होता है तो क्या होता है कि वो जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, ठीक है। वो हिलने से क्या होता है, उसकी पोजीशन जो है वो बदल जाती है। जो एग्जैक्ट पोजीशन आनी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, ठीक है। और जो एग्जैक्ट वेलोसिटी आनी चाहिए उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो वो कहता है इन चीज़ों को आप एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बताना संभव ही नहीं है। आप कुछ इस तरीके से समझो, जैसे कई बार अपन जैसे फोटो खींचते हैं। जब फोटो खींचते हैं और कोई अपने को ऐसे हाथ हिला रहा है, बाय बाय कर रहा है, तो उस फोटो में आप क्या देखोगे कि आपको जो फिंगर्स हैं वो ब्लर्ड नजर आएंगी। वो ब्लर्ड क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि जो है वो फिंगर्स अपनी जगह टिक नहीं थी। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने फोटो ली उस जगह पर मतलब क्या उस टाइम पर क्या थी, फिंगर्स अपनी जगह से बहुत जोर से हिल रही थी। तो इस हिलने के कारण क्या हुआ, अपने नॉर्मली फोटो खींचते तो क्या कहते हैं, ठीक है ना भाई, स्टैंड स्टिल से चीज हिलो मत, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जब आप ऐसे हिल रहे होते हैं तो वो फोटोग्राफ ब्लर्ड आ जाती है। उस ब्लरिंग का कारण क्या होता है? उस ब्लरिंग का कारण ये होता है कि उसकी पोजीशन अपनी जगह से बदल रही होती है, उसकी स्पीड बदल रही होती है, पोजीशन बदल रही होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि वो आपकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन रहती है। जैसे अगर एक पंखा जो घूम रहा है उसकी अगर एक फोटो खींचेंगे तो आपको पूरी जो है उसकी जो पूरी एक आपको ऐसे लगे अभी चारों तरफ ही वो उसकी पंखियां फैली सी हुई हैं। तो एक पंखी का लोकेशन एग्जैक्टली बता पाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो जो है आपको मतलब जैसे अपना हाथ भी जो कोई वेव कर रहा है आपको, तो जो फोटो आएगी तो उसमें वो ब्लर्ड इमेज आएगी आपके पास। तो ब्लर्ड इमेज से आप ये बता सकते हो कि फिंगर्स कहाँ हैं। जैसे पंखा घूम रहा है तो आप ये बता सकते हो ब्लेड जो है इस दायरे के अंदर है, मगर एग्जैक्टली अगर मैं 1 नंबर एक ब्लेड कह दूं ये वाला ब्लेड कहें तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह से हिल जाता है। यही बात अनिश्चितता की है कि अगर मैं मान लीजिए एक पंखे को 5 की स्पीड पे चलाता हूं और मैं कहता हूं भी इसमें मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर फोटो खींचो और 1 नंबर जो उसमें मान लो ब्लेड 1 2 3 लेबल कर देता हूं और मैं कहता हूं मुझे 1 नंबर ब्लेड देखना है उसी टाइम, तो देखो मेरे लिए क्या होगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे को कहोगे ऐसे तो देखो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पंखा तो बहुत तेजी से घूम रहा है। अगर एक जगह पर खड़ा हुआ होता तो कोई बात ही नहीं थी, मैं बताया था आपको वो रहा 1 नंबर। लेकिन जब इतनी तेजी से चल रहा है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ भाई जो पूरा ये सर्कमफेरेंस बन रहा है पंखे की डंडियों के घूमने से, इसमें कहीं पर ब्लेड 1 है। मैं 90% श्योर हूँ, 90 से मोर परसेंट श्योर हूँ, यहीं पर है पंखे की वो डंडी। लेकिन कहाँ एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना पॉसिबल नहीं है। दिस इज समथिंग लाइक जो हाइजेनबर्ग बात कर रहा था। वो कहता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हो, बोहर ने कहा था भी देखो एक निश्चित पाथ पे चल रहा है, फिक्स पाथ पे चल रहा है, जिसको उसने ऑर्बिट कहा। तो इसने कहा यार फिक्स पाथ देख ही नहीं सकते आप इलेक्ट्रॉन का, आप इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो चल रहा है और उसको जब हम देखने की कोशिश करते हैं वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो भाई साहब ऑर्बिट वर्ड कहना ही गलत है। ये सबसे बड़ा जो है झटका लग गया। ये बात उसने देखी तो नॉर्मल स्मॉल पार्टिकल्स पे थी, लेकिन ये आके बोहर के मॉडल पे झटका लगा इसको कि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसकी लोकेशन पता लगाना उसमें बड़ी अनिश्चितता है, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन का अंदाजा बता सकते हो कि वो कहाँ होगा, 90% चांसेस है, 90% ज्यादा चांसेस है वो वहीं होगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहां पर है, वो जो है जो बोहर कहता था भी ऑर्बिट में, जैसे अपने कहते हैं भी अर्थ एग्जैक्टली इस जगह पर है सन के चारों तरफ, ऐसा बता पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ है, दूसरा झटका बोहर के मॉडल को लगा, ठीक है। तो पहला झटका तो ये लगा जो लगाया डी ब्रोगली ने, वो कहता है इलेक्ट्रॉन भाई साहब आप कहते हो सीधा ऐसा चलता ही नहीं, तो झूम झूम के चलता है। दूसरा हाइजेनबर्ग कहता है आप कहते हो सीधा सीधा चलता हो दिखता है, ऐसा होता ही नहीं हो, तो देख ही नहीं सकते आप, एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कहाँ, आप तो अंदाजा बता सकते हो, आप उसकी एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो यहाँ पर हो सकता है, आप सर्टेनिटी से कह नहीं सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस चीज का फिर मैथमेटिकल अपने पास अब इसमें डेरिवेशन नहीं करना क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि जो मोमेंटम है और जो आप जो कहते हैं जिसको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 होता है, जो कि कैलकुलेशंस के लिए नॉर्मली अपन क्या ले लेते हैं, कैलकुलेशंस में अपन उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल वाला साइन ही लगाते हैं, डेल्टा x डॉट डेल्टा p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/4
4 पाई, यही लिखा जाता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि आप इसको डेल्टा पी को एक्सपेंड करेंगे तो जैसे हमने लिखा था डेल्टा पी जो है एम डेल्टा वी होता है, क्योंकि देखो मास थोड़ी बदलेगा इलेक्ट्रॉन का। अगर आपको मैं लात मार दूं तो आपका वेट थोड़ी बदल जाएगा, आपकी पोजीशन बदल जाएगी, आपकी स्पीड बदल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा पी को मैं क्या एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये भी हो सकता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फिर से आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं डेल्टा एक्स या डेल्टा वी, ये क्या होती हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी ये दोनों ही जो है मास ऑफ पार्टिकल के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होगी। तो भारी चीज़ों जो होती हैं जैसे चूहा देखा, उसकी पोजीशन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी नहीं आती, लेकिन जितना हल्का होगा मास कम होगा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है डेल्टा एच और डेल्टा एक्स और डेल्टा वी या डेल्टा पी क्या है, ये अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला सिर्फ ये एक ये वाला है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जिसको कि आप डेल्टा पी को एक्सपेंड करके और आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, ठीक है। देखिए आगे फिर हम देखते हैं इसमें। ओके, तो इस पर जो है हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ऑब्वियसली सिंपल से मुश्किल की तरफ जाएंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, ए माइक्रोस्कोप using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ठीक है, तो हिसाब से तो यही करना है आपने कि यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद पहले आपने अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पॉज कर दीजिए वीडियो को, और होपफुली अब आपने सॉल्व कर लिया होगा। और अब जो है मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। वैसे तो खैर ऑब्वियसली ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आप बड़ी आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन है, डेल्टा आपको जो यहाँ पर जो दे रखा है आपको, ये विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, उसकी लोकेशन है डेल्टा एक्स आपके पास दिया हुआ है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसका मतलब मास आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें डेल्टा वी जो है वो आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी आपके पास कि जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला अपने पास लगेगा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अपने को निकालना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अपने पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स
बस, तो और कुछ नहीं करना अपने को। इसमें अपने को सिंपली जो है यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वैल्यूज रखनी है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स, उसके बाद 4 पाए का कुछ भी 22.7 या 3.14 कुछ भी रख लो, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kgs इंटू जो है आपके पास डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो डेल्टा वी जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, 5.79 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपके पास इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अब आप देखो, इसमें थोड़ा सा कल जैसे ईशांत ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा सर ये यूनिट जो है कैसे आ गई, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए क्या होता है, वैसे तो ऐसा डिस्कशन पहले किया जा चुका है, बट स्टिल आप एक बात को समझें कि ये जो जूल होता है ना, ये जूल जो है इसके बारे में बात कर दूं मैं। जैसे जूल जो है वर्क की जो है यूनिट होती है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो है ये बन गया आपके पास मैड, यानी फोर्स को अपन ने एक्सपेंड करके क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डी जो था वो है ही। तो ये, तो इसकी यूनिट्स क्या बनेगी, मास के हिसाब से क्या बनेगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का फिर से मीटर, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली 1 जूल जो है वो होता है ml2t-2, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जूल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक जूल को आप ये भी लिख सकते हो। तो अब देखो आप, ये किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, ठीक है, एक मीटर से ये मीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सेकंड था, उससे ये एक सेकंड चला गया, तो ये -1 रह गया यहाँ पर। अब आपके पास यूनिट क्या बची, देखो नीचे कोई यूनिट नहीं, ऊपर सिर्फ क्या बचा, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपके पास ये यूनिट्स निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in the velocity of wagon of mass 3000 kg whose position is known to an accuracy of ±10 पिकोमीटर्स। ठीक है, तो ये जो है ये एक्यूरेसी ऑफ से मतलब क्या हुआ, ±10 का मतलब ये हुआ, ये पोजीशन यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर अपन करें, पहले तो खैर ये मैं बता ही देता हूँ आपको एक बार, अलग से थोड़ी लैंग्वेज है। तो ये जो है ±10 पिकोमीटर्स का मतलब जो है अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इधर या उधर दोनों तरफ लोकेशन जो है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है लाइट गिरी, तो इधर या इधर दोनों तरफ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, बस वैल्यू यूज करनी है आपने। तो जो है अनसर्टेनिटी आपको फिर से वेलोसिटी में ही निकालनी है, तो इसका आंसर सॉल्व करना है, बाकी तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। तो इसमें आप वैल्यूज रखोगे 6.626 या 6.63 भी लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास हो गया आपके पास 3000 किलोग्राम्स, इंटू आपके पास ये हो गया डेल्टा एक्स जो है 10 पिकोमीटर। 10 का मतलब हुआ 10 इंटू पिको का मतलब 10 टू पावर -12। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये आपके पास आएगा 1.76 इंटू 10 टू पावर -27 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो आज हम इतना ही करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, और बाकी जो है कल फिर हम इसको आगे करेंगे। आज कल हम इसमें और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में फिर अब जो है हम इसका
बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, जिसकी हेल्प से फिर हम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझेंगे, जिसका एप्लीकेशन जैसे क्या होता है, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, एक्चुअली ये डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग ये आज हमने बात करी है, इस चैप्टर के सिवाय और कहीं ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है केमिस्ट्री में। लेकिन अब जो आगे का पार्ट आप इसमें पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये ऐसा है कि ये आपका जो है बहुत जगह पर, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिंक्ड है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जहां पर आपको इनकी एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो फिर हमें जो है ध्यान से करना पड़ेगा। तो उन क्लासेस को आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। वैसे तो आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, तो आपको सारी चीजें ध्यान से ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही करते हैं। बाय फॉर नाउ।